हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है या नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूं, मेरे द्वारा लगातार करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई जा रही है। ताज़ा तरीन बेहतरीन क्वेश्चन, जैसे आज आप पढ़ रहे हैं तो आपको कल क्वेश्चन मिलेंगे, डेली वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर आप सबके नोट्स बनाते रहेंगे तो एग्जाम टाइम में आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप यहाँ पहले पढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो आपके मन में, दिमाग में कहीं ना कहीं वो सेव हो रहा है। और खाली आपको रिकॉल करना है, जब आप नोट्स उठाएंगे तो उसको आप रिकॉल कर लेंगे। ठीक है। और तो चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, क्वेश्चन के साथ साथ उसका डिस्क्रिप्शन भी है। और जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। देखते दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य की विधानसभा ने, ठीक है, उसकी जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसने अपना नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधानसभा ने अपना नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो उसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 1, केरल। केरल ने उसका नाम क्या किया, ये आगे आप देख लीजिए। केरल विधानसभा ने अपनी सांस्कृतिक और भाषाई विरासत को अपनाने के उद्देश्य से राज्य का नाम केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केरलम, केरल से केरलम करने के मंजूरी दे दी है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ डाटा की निगरानी बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित की गई समिति का नाम क्या है। आर्थिक निरीक्षण समिति, सांख्यिकी पर स्थायी समिति, राष्ट्रीय डेटा संवर्धन समिति, आर्थिक सांख्यिकी निरीक्षण समिति। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, सांख्यिकी पर स्थायी समिति, SCOS। देखिए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ डेटा की व्यापक निगरानी प्रदान करने के लिए आर्थिक सांख्यिकी पर स्थायी समिति SCES को सांख्यिकी पर स्थायी समिति SCOS से बदल दिया है। पहले कौन थी? पहले SCES था, अब बदल करके SCOS कर दिया गया है। ठीक है, जिसमें सर्वेक्षण के ढांचे और परिणामों को शामिल करने वाला एक व्यापक जनादेश शामिल है। ओके, आगे बढ़ते। थर्ड क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। किस बैंक ने भारत की पहली 24x7 यानी कि हफ्ते भर 24 घंटे, सातों दिन 24 घंटे वीडियो बैंकिंग की सेवा शुरू की है। आप ऑनलाइन वीडियो कॉल करके अपनी बैंकिंग का लाभ उठा सकते हैं। किसने किया है? HDFC बैंक ने किया है, AU बैंक ने किया है, ICICI बैंक ने किया है, या भारतीय स्टेट बैंक ने किया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, AU बैंक। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पूरा नाम है इसका। इसने 24x7 आपको 24x7 वीडियो बैंकिंग सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। ठीक है, जो ग्राहकों को सप्ताहांत और यानी कि वीकली एंड में और छुट्टियों में, वीकेंड में सहित किसी भी समय विशेषज्ञ स्पेशलाइज्ड बैंकर के साथ 1-to-1 आमने सामने बैठकर वीडियो बातचीत करने की सुविधा या अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 4, नियामक उल्लंघनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कितने सहकारी बैंकों पर, कोऑपरेटिव बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया गया, यानी कि आर्थिक दंड लगाया गया, उनसे जुर्माना वसूला गया? 2, 3, 4, 5। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी 4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, 4 बैंकों पर। देख लेते हैं कौन कौन से वो बैंक हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक उल्लंघनों के लिए 4 बैंकों पर सहकारी बैंक, जैसे पहला कौन सा है? वीटा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। दूसरा कौन सा है? श्री विनायक सहकारी बैंक लिमिटेड। तीसरा है आपका श्रीजी भाटिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। और चौथा है आपका मिजोरम अर्बन कोऑपरेटिव डेवलपमेंट लिमिटेड पर ये मौद्रिक इकोनॉमिकल फाइन लगाई गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI द्वारा घोषित UPI लाइट की बढ़ी हुई लेन देन सीमा क्या है? UPI लाइट आपको मैं बता देता हूं क्या है। जैसे आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो UPI के थ्रू करते हैं। अब UPI लाइट आ गया। आप देख रहे होंगे इस वक्त फोन पे का ऐड आ रहा है कि छोटे से छोटे पेमेंट के लिए हमें अपने पिन को इस्तेमाल क्यों करना। तो जैसे 100, 150, 300, 400 का है, यहाँ बता दिया गया है RBI द्वारा। कितने रुपए बता रहा हूँ, कितने रुपए तक का पेमेंट आप बिना अपना पिन डाले कर सकते हैं? 200, 500, 1000 या 1500। तो इसका 5वें क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर B। और पहले कितनी थी इसकी लिमिट, जो बढ़ के 500 हो गई है? पहले इसकी लिमिट थी 200 रुपए। ठीक है, और सुविधाजनक लेन देन के लिए। और आपको बता दें, भारत की UPI
की तारीफ विदेशों में हो रही है, यूपीआई पेमेंट की तारीफ विदेशों में हो रही है, ठीक है। 200 से बढ़ा करके इसको कितना कर दिया गया है, 500 कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विकासात्मक चरण में स्टार्टअप्स को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस बैंक ने IIITDIC के साथ साझेदारी की है। यानी कि जब कोई स्टार्टअप डेवलप हो रहा है, स्टार्टिंग फेज में है, तो उसके साथ उसको अपनी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए कौन से बैंक ने IIIDC के साथ पार्टनरशिप की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक या ICICI बैंक या फिर यस बैंक। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी 4 यस बैंक। देखिए, यस बैंक ने विकासात्मक चरण में स्टार्टअप को सेवाएं प्रदान करने के लिए IIIDIC के साथ साझेदारी की है। बैंक का विशेष यस हेड स्टार्टअप कार्यक्रम स्टार्टअप्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है, जो उन्हें बहुमुखी और लचीले लाभ प्रदान करता है। तो जो नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जो कि यस बैंक ने दी है। क्वेश्चन 7 देखते हैं, भारत किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक बीमारी है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि लिम्फोमा दिवस कब मनाया जाता है, वो आप लोग देख लीजिएगा। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं, सारे जितने हैं, अभी तक 13 क्लासेस हो चुकी हैं, सारे के सारे 13 क्लासेस जाके देख के क्वेश्चन नोट डाउन कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें कवर कराए गए हैं और कोई भी क्वेश्चन किसी भी क्लास में रिपीटेड नहीं है। तो देखिए, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है भारत। कब तक खत्म कर देगा, ये भारत का प्रॉमिस है। 2023, 2025, 2027 या 2030। तो 7वें का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा 2027 तक इसको खत्म करने का टारगेट रखा गया है भारत के सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, दक्षता बढ़ाने के लिए यानी कि काम करने की क्षमता बढ़ाने के लिए सेबी ने IPO लिस्टिंग की समय सीमा को पोस्ट क्लोजर तक कितने दिन कम कर दिया है। ठीक है, सेबी एक संस्थान है जो कि बैंकिंग और इससे रिलेटेड, बैंकिंग से तो नहीं, बैंकिंग का तो RBI है, लेकिन सेबी जो और भी फाइनेंस कंपनियां हैं जैसे सहारा है और सब है। अभी आप देखिए, सहारा का इंडिया का जो आधे से ज़्यादा अधिकतर पैसा सेबी ने अपने पास रिजर्व कर लिया। तो ये सारी जो कंपनियां हैं, बैंकों को छोड़ करके जो और भी फाइनेंशियल कंपनियां, वित्तीय कंपनियां हैं, उन सभी को सेबी के अंडर काम करना पड़ता है। सेबी उन सबका बॉस है। तो इसका जवाब देखिए क्या है, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन। 8वें का जो सही जवाब है वह का ऑप्शन नंबर 1 3 दिन। सेबी का पूरा नाम क्या है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने पूंजी बाजार में दक्षता बढ़ाने और निवेशकों और जारीकर्ताओं को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के समापन के बाद प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने की समय सीमा का 6 दिवस से घटा करके 3 दिन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। 5 अक्टूबर, 4 नवंबर, 6 नवंबर या 5 नवंबर। तो इसका जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन नंबर पहला 5 अक्टूबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 5 नवंबर को मनाया जाता है। यह सुनामी और तैयारियों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने का दिन है। सुनामी बड़ी लहरें हैं जो भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन के कारण हो सकती हैं। वे बहुत तेजी से यात्रा कर सकती है और 100 फीट से अधिक की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। सुनामी बहुत विनाशकारी हो सकती है और बड़े पैमाने पर क्षति और जीवन की हानि का कारण बन सकती है। क्वेश्चन नंबर 10, INS विशाखापत्तनम और INS त्रिकंद द्विपक्षीय अभ्यास के लिए कहां पहुंचे हैं। INS विशाखापत्तनम, INS त्रिकंद कहां पहुंचे हैं अभ्यास के लिए। रास अल खैमा, अबू धाबी, शारजा, दुबई। तो ये पहुंचे हैं आपके ऑप्शन नंबर 4 पे, दुबई पे पहुंचे हैं। और देख लेते हैं कि ये द्विपक्षीय अभ्यास जो है इसका नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। अगर ऐसा पूछे कि INS विशाखापत्तनम और INS त्रिकंद कहाँ पहुंचे हैं, तो दुबई पहुंचे हैं। दुबई के कौन से पोर्ट पे पहुंचे हैं, तो रशीद पोर्ट पे पहुंचे हैं। लेकिन इस जो अभ्यास हो रहा है इसका नाम क्या है, इस अभ्यास का जो नाम है वो है आपका जायद तलवार 2023। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन 11 देखते हैं कि भारत सरकार ने इसरो द्वारा विकसित लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV के प्रक्षेपण के लिए एक नए स्पेस पोर्ट की स्थापना को कहां मंजूरी दी है। केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो सही जवाब है इसका आपका ऑप्शन नंबर 4, तमिलनाडु में ये बनेगा कौन सा नया स्पेस पोर्ट जहां से SSLV लॉन्च की जाएगी इसरो द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। अगस्त 2023 तक
मध्य रेलवे के भीतर कितने स्टेशनों को पिंक स्टेशन के रूप में नामित किया गया है? पिंक स्टेशन है कि महिलाओं के लिए, और जो दर्शाता है कि उनका प्रबंधन पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। इन जो पिंक स्टेशन हैं, रेलवे स्टेशन पिंक वाले, इनका पूरा स्टेशन मास्टर से लेकर के सारा स्टाफ लेडीज एम्प्लॉय होंगी, ठीक है, फीमेल कर्मचारी होंगी। कितने स्टेशनों को किया है? 2, 3, 4, 5। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर दूसरा, 3 स्टेशनों को इसने किया। देखिए, महाराष्ट्र में न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन, ठीक है, मध्य रेलवे का तीसरा स्टेशन बन गया। तीसरा कोई स्टेशन कौन सा है? न्यू अमरावती। कौन सा है? न्यू अमरावती तीसरा है आपका, जिसे पिंक स्टेशन के रूप में नामित किया गया है, जो पूरी तरीके से महिला कर्मचारियों के लिए प्रबंधित है। न्यू अमरावती है, माटुंगा है और अजनी, ठीक, अजनी, माटुंगा और तीसरा है आपका न्यू अमरावती, ठीक। ये पूरी तरीके से इसका मैनेजमेंट महिला कर्मचारी ही करेंगी। 13वां देखते हैं, एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरन कप का कौन सा संस्करण 3 अगस्त 2023 को शुरू हुआ था? ठीक है, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरन कप। इसका संस्करण कौन सा है, कौन सा एडिशन है जो 3 अगस्त 2023 को शुरू हुआ था? 125वां, 140वां, 132वां, 150वां? सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 3, 132वां संस्करण या एडिशन है। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरन कप का 132वां संस्करण 3 अगस्त 2000 शुरू हुआ, जिसमें इंडियन सुपर लीग, आई लीग और सशस्त्र बलों की 24 टीमें शामिल थी। क्वेश्चन 40 देखते, ताजे फल और सब्जियों के कारोबार में एक निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर दोनों के रूप में प्लग के साथ कितने साझेदारी की है? एक निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर मतलब इन्वेस्टर भी हैं। कंपनी का नाम बता रहा हूं मैं आपको, कंपनी का नाम है प्लग, ठीक है। ताजे फल और सब्जियों की कंपनी है प्लग, इसमें वो जो है निवेशक भी है, यानी कि उन्होंने पैसा भी लगाया है, इन्वेस्टर भी हैं और उसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ये कौन है देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है दीपिका पादुकोण, दूसरा करीना कपूर, तीसरा प्रियंका चोपड़ा और चौथा आलिया भट्ट। तो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, करीना कपूर खान, सैफ अली खान की वाइफ। क्वेश्चन 15 देखते हैं, ज्यूरिक इंश्योरेंस किस कंपनी में 51% हिस्सेदारी प्राप्त कर रही है? ज्यूरिक इंश्योरेंस किस कंपनी में 51% हिस्सेदारी ले रही है, यानी कौन सी कंपनी उसका 51% अब ज्यूरिक इंश्योरेंस का है? कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक जीवन बीमा, कोटक सिक्योरिटीज या फिर कोटक जनरल इंश्योरेंस? तो इसका जो सही जवाब है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, कोटक जनरल इंश्योरेंस, ठीक है, कोटक जनरल इंश्योरेंस में। क्वेश्चन 16 देखते हैं, नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय SMSC एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया, ठीक है। MSME, ठीक है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म और लघु उद्योग होते हैं, ठीक है, उनका जो एक्सपो शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया। किसने किया? मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, उपराज्यपाल, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, अमित शाह। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर आपका ए या पहला, मनोज सिन्हा है। मनोज सिन्हा कौन है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय MSME एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या था दोस्तों, ये जान लीजिए। आर्थिक विकास के लिए MSME क्षेत्र में नीति निर्माताओं और उद्यमियों यानी कि जो बिजनेसमैन है उनके बीच जो कोलैबोरेशन हो, सुविधाजनक हो, जो सहयोग हो एक दूसरे का, वो बड़ा सुविधाजनक हो, ठीक है, इजी हो। क्वेश्चन 17 देखते हैं, भारतीय नौसेना के स्वदेशी फ्रंटलाइन युद्धपोत INS शहाद्री और INS कोलकाता अभ्यास मालाबार 2023 में भाग लेने के तैयार है। यह 11 दिवसीय अभ्यास किस देश में शुरू होगा? किस देश में यह अभ्यास शुरू होगा? 11 दिवसीय है, 11 दिन चलने वाला है। कौन ले रहा पार्टिसिपेट? भारतीय नौसेना का स्वदेशी फ्रंटलाइन युद्धपोत INS शहाद्री और INS कोलकाता। कहां पर? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। 17वें का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए, मालाबार 2023 वार्षिक मालाबार अभ्यास का कौन सा संस्करण है? तो ये जो संस्करण है आपका, ये आपका 27वां संस्करण है, ठीक है, 27वां, जो भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच एक समुद्री अभ्यास है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मालाबार, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार इससे क्वेश्चन आया। अभ्यास है, यह अभ्यास 11 से 21 अगस्त तक सिडनी, पूछ सकता कहां पर है, तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया के तट पर आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्रता दिवस 2023 पर
आज़ादी का अमृत महोत्सव पहल के हिस्से के रूप में हर घर तिरंगा मोटरसाइकिल रैली को किसने हरी झंडी दिखाई? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, जगदीप धनखड़ और अमित शाह। सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? हाल ही में किस भारतीय राज्य ने विश्व शेर दिवस के उपलक्ष्य में शेरों पर नजर रखने के लिए सिंह सूचना ऐप लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जान लीजिए आप। कुछ ऐप ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंह सूचना ऐप लॉन्च किया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो 19 का जो सही जवाब है वो आपका गुजरात, ऑप्शन नंबर पहला। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने विश्व शेर दिवस पर सिंह सूचना ऐप लॉन्च किया, जिसका एम है कि शेरों की गतिविधियों की निगरानी की सुविधा प्रदान करना और राज्य में वन्य जीव संरक्षण प्रयासों को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि कक्षा 3 क्लास 3 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों में यानी कि जो बुक्स हैं उसमें कुछ अमेंडमेंट संशोधित करने के लिए एनसीईआरटी द्वारा स्थापित 19 सदस्यीय राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री समिति एनएसटीसी के अध्यक्ष कौन है? सुधा मूर्ति, संजीव सान्याल, शंकर महादेवन या एमसी पंत? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 4, एमसी पंत। एमसी पंत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम यानी कि नेशनल करिकुलम फेडरेशन के और शिक्षण सामग्री समिति के एनएसटीसी के अध्यक्ष हैं, वह एनआईईपी के चांसलर भी हैं। क्वेश्चन 21, कौन सा देश 2024 विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTCA ऐसे का मेजबानी करेगा? विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा, यूएसए, चाइना, भारत, सिंगापुर। तो 21 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन तीसरा, भारत करेगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारत ने किस देश के साथ गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम। तो इसका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला, इटली। भारत और इटली ने दोनों देशों के बीच श्रमिकों यानी कि लेबर्स, काम करने वालों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए, पेशेवर जो बिजनेस वाले हैं उनकी आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन 23, 2023 में 4 साल के कार्यकाल के लिए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? देखिए ऑप्शन DY चंद्रचूड़, ये तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, धनंजय महापात्रा, राजेंद्र मेनन और चौथा इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है इसका आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, राजेंद्र मेनन। देखिए राजेंद्र मेनन को 2023 में 4 साल के कार्यकाल के लिए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और फिर से चुना गया, इसके पहले भी थे। उन्होंने शुरुआत में 2019 में इस पद के नामांकित किया था। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT एक विशेष न्यायाधिकरण है या एक फेडरेशन है जो विवादों का फैसला करता है और भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों की सेवा शर्तों से संबंधित सेवाएं ऐसे विवादों के समाधान के लिए एक त्वरित और कुशल मंच प्रदान करने के लिए 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? AFT की, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की। क्वेश्चन 24, नई दिल्ली में G20 मानक संवाद 2023 का उद्घाटन किसने किया? अश्विनी कुमार चौबे, पीयूष गोयल, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। सही जवाब है इसका आपका ऑप्शन नंबर पहला, अश्विनी कुमार चौबे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री हैं कौन? अश्विनी कुमार चौबे। इन्होंने 2 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 मानक संवाद 2023 का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय कार्यक्रम की मेजबानी ब्यूरो द्वारा की जा रही है। भारत की G20 अध्यक्षता के तत्वाधान में भारतीय मानक BIS इस G20 मानक संवाद का विषय, देखिए इसको बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस G20 संवाद का जो विषय है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शून्य दोष शून्य प्रभाव, जो हमारे वैश्विक समुदाय में मानकों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ना किए हो तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लास्ट क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के 71वें स्थापना दिवस का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, भूपेंद्र यादव, अमित शाह, निर्मला सीतारमण। तो सही जवाब है इसका आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, भूपेंद्र यादव ने किया। भूपेंद्र यादव के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये केंद्रीय श्रम और रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। अभी जो अश्विनी कुमार वैष्णव की बात की वो भी इसी मंत्रालय के हैं, पर वो क्या है? वो राज्य मंत्री हैं। और ये क्या है? ये केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने 1 नवंबर 2023 को भारत मंडपम, जहां पर G20 की बैठक हुई थी, आपको याद होगा, और G20 की जो बैठक हुई थी वहां पे जो बाहर के डेलीगेट्स आए थे
बड़े बड़े नेता आए थे, वो जब प्रधानमंत्री से मिल रहे थे तो उसके पीछे जो है पूछ सकता है कि उसके पीछे जो लोगो था वो किसका था, तो वो था उड़ीसा के सूर्य मंदिर का, कोणार्क का। ठीक है। भारत मंडपम नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि के 71वें इसका उद्घाटन किया। और इसके तहत श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी। ये भारतीय कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी, जो भी भविष्य निधि, पेंशन और बीमा सहित विभिन्न लाभ प्रदान करता है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।